नमस्कार दोस्तों, महर्षि साइंस कैंपस हलेना की बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हमने पुष्प के बारे में बात की थी कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। इसका एक और नाम होता है बीजाणुधारी पर्ण प्ररोह। इसके बाद में हमने बात की थी पुंकेसर की कि पुंकेसर में एक लंबा धागेनुमा भाग होता है जिसे हम कुतंतु कहते हैं और उसके ऊपर वाला भाग परागकोश और नीचे वाला भाग जो होता है वो पुष्पासन कहलाता है। इसके बाद में हमने बात की थी कि परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपके लिए मालवेसी कुल का। मालवेसी कुल के अंदर भिंडी और गुड़हल आते हैं। इनके अंदर हमने देखा था कि इनके अंदर 2 पालियाँ नहीं होती हैं, इनके अंदर केवल 1 पाली होती है और उस 1 पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इसके बाद लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण बनते हैं, ये भी हमने आपके लिए बताया था। फिर इसके बाद में थोड़ा सा हमने परागकोश का प्रवर्धन पढ़ा था कि परागकोश का उद्भव कैसे होता है, किस तरह से परागकोश का निर्माण होता है। तो उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हुए आपका ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि परागकोश का जब निर्माण होता है तो उसके अंदर प्रपसु कोशिकाओं का निर्माण होता है और प्रपसु कोशिकाएं आगे जाकर के 2 तरह की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पहली कोशिका को नाम दिया था मैंने PPC, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और दूसरी कोशिका को मैंने नाम दिया था PSC, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इन दोनों कोशिकाओं का आगे काम भी बताया था मैंने। PPC का काम होता है कि ये एंथर वॉल बनाती है, परागकोश की भित्ति बनाती है जिसके अंदर 4 परतें होती हैं जिन्हें बाह्य त्वचा, अंतःशिशियम, मध्य परत और कोशूतक कहते हैं। और इसके बाद में PSC की बात चली थी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये आगे जाकर के बीजाणुजन कोशिका बनाती है और उससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है जो आगे जाकर के लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण करेगी। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आपकी परागकोश भित्ति की। तो मैंने आपके लिए लास्ट टाइम बताया था जब परागकोश परिपक्व हो रहा होता है तो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है उसका परागकोश भित्ति और दूसरा भाग होता है, पहला भाग क्या होता है, परागकोश भित्ति, और दूसरा भाग होता है बीजाणुजन कोशिका। तो आज हम बात करेंगे परागकोश भित्ति की। तो इसको चालू करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ से समझिए एक परागकोश का चित्र है जो मैंने आपके लिए कल भी बनाया था। इसकी हम इतनी लेयर को आपको प्रत्येक की परिभाषा बताते हुए समझाऊंगा मैं आपके लिए। तो देखें, इसके अंदर सबसे पहली जो लेयर होती है परागकोश भित्ति को, जब आप काट करके देखते हो, एंथर वॉल को, अनुप्रस्थ काट देखते हो, तो उसके अंदर आपको 4 लेयर दिखाई देती हैं, बाह्य त्वचा, अंतःशिशियम, मध्य परत और कोशूतक। जब आप इन लेयरों के बारे में पढ़ोगे तो देखो किस तरह की लेयर होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अब हम चालू कर रहे हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम बाह्य त्वचा की या फिर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में सुने आप, एपिडर्मिस क्या होती है। एपिडर्मिस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, बाह्य त्वचा, तो ये सबसे बाहरी आवरण होता है। क्या होता है, सबसे बाहरी परत होती है। दूसरा इसका एक मुख्य लक्षण है कि ये एकल स्तर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एकल स्तर की बनी होती है। और तीसरा जो इसका मुख्य काम है, ये सुरक्षा का कार्य करती है। और सुरक्षा किसकी करेगी, परागकोश की। तो परागकोश की सुरक्षा का ये कार्य करती है। अब देखें कैसी होती है, मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए। देखो, सिंगल लेयर है तो सिंगल लेयर को हम इस तरह से बना सकते हैं। ये इसकी सिंगल लेयर की कोशिकाएं हैं। तो ये क्या बना दी हमने, एपिडर्मिस। इस पे नाम लिख देते हैं हम, एपिडर्मिस, या इसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है, वो मैं आपके लिए आगे बता रहा हूँ अभी, उसको मैं यहाँ पर देखो, यहाँ समझें इसको। दूसरे नंबर पे आपकी आती है एंडोथीशियम। दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी परत आ रही है, एंडोथीशियम।
या इसको अंतःटिशियम भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको आप ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट परत है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एंडोथीशियम क्या होती है, इसकी कुछ पॉइंट हम जैसे इसके देखें ऐसे इसके देखें तो ये बाह्य त्वचा के नीचे होती है, बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है। दूसरा पॉइंट इसका भी है, एकल स्तर होता है। दो पॉइंट तो इसके लगभग समान हो गए, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है और आगे वाले जो पॉइंट है वो थोड़े अलग है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसकी आंतरिक भित्ति पर, आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेलुलोज की जमा, अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। क्या होता है, जमाव। आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। इस अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण इस पर रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, रेशेदार पट्टियां इसके अंदर बन जाएंगी। और ये रेशेदार पट्टियां लगभग हमें यू आकार की दिखाई देती हैं। देखो किस तरह से, अगर हम इसकी कोशिकाओं को बनाकर देखें यहाँ पर, तो इस तरह से कोशिकाएं बनती हैं। इसकी सेकंड जो लेयर होती है वो इस तरह से बनेगी। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनके अंदर स्पष्ट केंद्रक होता है। अब इसके अंदर जो अल्फा सेलुलोज का जमाव है वो कहाँ पर है, वो आपको देखना है। देखो आंतरिक भित्ति इस तरह से, इस प्रकार इस पे क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। तो समझ रहे होंगे आप। देखो यू आकार की आकृति आपको इस तरह दिखाई दे रही है। तो यू आकार की पट्टियां हमें दिखाई देती हैं। इस अल्फा सेलुलोज के कारण इसकी जो प्रकृति होती है, इन कोशिकाओं की प्रकृति आर्द्रताग्राही हो जाती है। आर्द्रताग्राही मतलब ये नमी को ग्रहण करते हैं। जल इसके अंदर अवशोषित रहता है तो नमी को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट है इसका, जब ये शुष्क हो जाती है, शुष्क अवस्था में, इसमें शुष्क अवस्था में यह पराग कोश स्फुटन में सहायता करती है। पराग कोश स्फुटन में सहायक होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परागकोश का कौन सा स्तर परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है, तो आप कौन सा बताओगे, एंडोथीशियम या अंतःटिशियम। एक बार दोबारा देखें, ये बाह्य त्वचा के नीचे स्तर होती है, एकल स्तर होता है। आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेलुलोज का क्या पाया जाता है, जमाव, जिसके कारण इस पर रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं। और ये रेशेदार पट्टियां क्योंकि सेलुलोज की बनी हुई होती हैं और सेलुलोज आर्द्रता या नमी को ग्रहण करने वाला होता है, तो ये आर्द्रताग्राही प्रकृति होती है। इसके बाद में जब ये शुष्क हो जाती हैं, कभी बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है तो शुष्क हो जाती हैं, और शुष्क अवस्था में परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। कैसे स्फुटन में सहायक होंगी, क्योंकि जब ये शुष्क अवस्था में होती हैं तो इनके अंदर खिंचाव होता है, उस खिंचाव की वजह से परागकोश बढ़ जाता है। तीसरा जो स्तर है, तीसरे स्तर की अगर हम बात करें तो तीसरे स्तर की बात देखो बेटा यहाँ कर लेते हैं। तीसरा स्तर होता है मध्य स्तर या मिडल लेयर होती है। ये नॉर्मल है। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, एंडोथीशियम के नीचे होती है, एंडोथीशियम के नीचे स्थित होती है। दूसरी बात इसकी आपको ध्यान रखनी है, ये 3 से 4 परतों के अंदर होती है, 3 से 4 परतों में व्यवस्थित होती है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं अल्पकाली होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, अल्पकाली, यानी कि थोड़े ही समय में वो नष्ट हो जाती हैं अपने आप, या तो दूसरी कोशिकाओं के द्वारा इनका पोषण के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, इसीलिए नष्ट हो जाती हैं, या फिर स्वतः नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद में एक चौथा स्तर बचता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टेपिटम। कौन सा स्तर है, टेपिटम। तो तीसरे स्तर को अगर हम बना के देखें तो देखो यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। कम से कम इसकी 3 लेयर हम बना देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इसकी कितनी लेयर बना दी, 3 लेयर हमने इसकी बना दी। ठीक है बेटा। सेकंड हमने क्या बताया था, एंडोथीशियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ,
ये जो तीनों परतें हैं ये किसकी हैं? मध्य परत की हैं। और इसके बाद में अगली लास्ट रह गई है टेपिटम। टेपिटम के बारे में देखें बेटा, सिंगल लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? सिंगल लेयर होती है, लेकिन इसकी कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य सघन होता है और इसके अंदर कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी विशिष्ट होती है और सबसे भीतरी होती है। मैं इसको मिटा करके इसके बारे में लिखता हूँ। देखें, यहाँ तक आप अपनी कॉपी में नोट करें और आगे देखें। 3 परतों के बारे में हम बात कर चुके हैं। चौथी परत है टेपिटम या पोषूतक। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको नहीं मिटा रहा मैं अभी, क्योंकि ये काम आएगा अपने। तो देखें, चौथी परत कौन सी है? कैपिटम है, या इसको हिंदी में पोषूतक कहते हैं। अब इसके बारे में हमें क्या समझना है बेटा? देखो, सबसे पहली बात तो ये सबसे भीतरी और विशिष्ट परत होती है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे भीतरी और विशिष्ट परत है। चलो, सबसे भीतरी का मतलब तो समझ में आता है कि ये सबसे अंदर है, लेकिन विशिष्ट क्यों है? विशिष्ट बेटा, इसके कुछ कार्य होते हैं जो और कोई परत नहीं कर पाती, इसीलिए विशिष्ट होती है। देखें, दूसरा कार्य इसका यहां से ले सकते हैं हम कि ये जो होती है किसका काम करती है? देखो बेटा, पोषूतक। पोष मतलब पोषण, ऊतक मतलब ऊतक, पोषण देने वाला ऊतक। तो कोशिकाओं का समूह है जो पोषण देने का काम करता है। पोषण किसका करेगा? परागकण का। किसका पोषण करेगा? परागकण का। तो ये परागकण का पोषण करती है। परागकण का पोषण इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद में देखें एक छोटी सी बात कि टेपिटम जो होता है इसका काम तो हो गया साहब, परागकोश का पोषण करता है। सिंगल लेयर होती है, एकल स्तर होता है। चौथी बात, केंद्रक स्पष्ट और कोशिका द्रव्य सघन। केंद्रक स्पष्ट होता है और कोशिका द्रव्य कैसा होता है? सघन होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगली बात के बारे में देखें बेटा, अगला जो पॉइंट है इसका, अब इसके मुख्य पॉइंट चालू हो रहे हैं। आपने जान लिया पोषण करता है। अब इसका मुख्य पॉइंट ये है कि टेपिटम के बेटा 2 प्रकार होते हैं। टेपिटम जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। सबसे पहली है अमीबीय टेपिटम और दूसरी होती है ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। इनके इंग्लिश नाम भी आप देख लें। अमीबीय टेपिटम को अमीबॉइड टेपिटम या एक और नाम होता है इसका पेरी प्लाज्मोडियल सेल या टेपिटम। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? ग्रंथिल। ग्रंथिल का मतलब होता है बेटा, ग्लैंड माने ग्रंथि होती है ना, तो ग्लैंड के हिसाब से इसका नाम हो गया ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर या और स्रावी मतलब सीक्रेट करने वाली, तो सीक्रेटरी टेपिटम। 2 प्रकार की टेपिटम होती है। वे दोनों प्रकार की टेपिटमों का आप कार्य समझ लें। अमीबीय टेपिटम का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, लेकिन जो ग्रंथिल टेपिटम होती है, ये ग्रंथिल टेपिटम अपने आप में बहुत बड़ा कार्य करती है। ये सबसे बड़ा इसका कार्य होता है कि ये परागकण की बाह्यचोल बनाती है। परागकण की बाह्यचोल बनाती है। यहां तक की बात क्लियर है। अगली एक छोटी सी बात और कर रहा हूं इसके अंदर में, देखें समझें इसको। ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम या दोनों को अगर हम लें तो टेपिटम कोशिकाएं ऐसी हैं। देखो, तो अगर हम इस तरह से टेपिटम कोशिका को ले रहे हैं
तो टेपिटम कोशिका के अंदर एक तो केंद्रक होता है जो इसका स्पष्ट होता है, ये इसका कोशिका द्रव्य जो सघन है। दूसरी बात, इसके अंदर और कुछ ऐसी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं हैं? गोलाकार, गोलाकार संरचना। और ये जो गोलाकार संरचना है इसको हम कहते हैं बेटा प्रोयूबिस बॉडी या प्रोयूबिस काय। ये जो प्रोयूबिस काय बनी होती है ये वसा से निर्मित होती है, वसा से बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि टेपिटम कोशिकाओं के अंदर वसा से बनी हुई या वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोयूबिस काय कहते हैं। जब इस प्रोयूबिस काय के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पोरोपोलेनिन। ये एक पदार्थ होता है जो टेपिटम के द्वारा स्रावित होता है। इसके बारे में मैं आपके लिए आगे बताऊंगा जब परागकण की संरचना चलेगी। तो प्रोयूबिस काय पर स्पोरोपोलेनिन के जम जाने के कारण इसका एक नया नाम हो जाता है, और वो नया नाम है बेटा यूबिस काय। यहाँ तक की बात क्लियर है? बस अब देखें, आप आगे समझें कि यूबिस काय और प्रोयूबिस काय के नाम आपको याद रखना है कि प्रोयूबिस काय क्या होती है। टेपिटम के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार वसीय संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम प्रोयूबिस काय कहते हैं, और इस पर स्पोरोपोलेनिन का जमा होने के कारण ये किसमें बदल जाती है? यूबिस काय के अंदर बदल जाती है। और यूबिस काय आगे जाकर के उसकी बायोचोल और आदि का निर्माण करती है। इसके बाद में बेटा एक और चीज आप समझें कि इस पॉइंट को आप ध्यान से देखें, परागकण का पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परागकण का निर्माण होने लगता है तो उसको पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे वो परिपक्व हो जाए। तो उसको परिपक्व करने के लिए टेपिटम इंपॉर्टेंट परत होती है, इंपॉर्टेंट कोशिका होती है। तो हम कह सकते हैं कि परागकण के पूरे पोषण के लिए टेपिटम का होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परागकण के परिपक्व होने से पहले, मैच्योर होने से पहले टेपिटम खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है किसी कारण से टेपिटम खत्म हो जाती है और परागकण परिपक्व नहीं हो पाता। तो उस स्थिति में क्या होगा? या तो परागकण बंद रह जाएगा, स्टेराइल रह जाएगा, जनन नहीं कर सकता, या फिर इसकी वृद्धि वहीं पे रुक जाएगी। ये पॉइंट और आपको याद रखना है। एक बार दोबारा सुने पूरी टेपिटम के बारे में। टेपिटम क्या होती है बेटा? सबसे भीतरी परत होती है और विशिष्ट परत होती है, क्योंकि ये किसका काम करती है? पोषूथक या पोषण देने का काम करती है। पोषण किसका? परागकण का। इसके बाद में एकल कोशिकाओं का स्तर होता है जिनका केंद्रक स्पष्ट और कोशिका द्रव्य सघन होता है। फिर बात करें हम टेपिटम बेटा दो प्रकार की होती है, अमीबीय टेपिटम और ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय टेपिटम को हम अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम कहते हैं, और ग्रंथिल टेपिटम को ग्लैंड्यूलर या सीक्रेटरी टेपिटम भी कहते हैं। ग्रंथिल टेपिटम से परागकण की बाह्यचोल का निर्माण होता है, या एक्साइन कहते हैं इसको, बाह्य परत का निर्माण होता है। अब ये कैसे बनती है वो देखो सब। टेपिटम के अंदर ये क्या है? टेपिटम कोशिका है। टेपिटम के अंदर एक केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इनके अलावा कुछ और गोलाकार वसा से बनी हुई संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। ये गोलाकार वसीय संरचनाएं क्या कहलाती हैं? प्रोयूबिस काय। प्रोयूबिस काय पर जब स्पोरोपोलेनिन का आवरण बन जाता है या जमा हो जाता है तो ये प्रोयूबिस काय किसमें बदल जाती है? यूबिस काय में, और जिससे क्या बनती है? परागकण की बाह्यचोल बन जाती है। इस प्रकार यहाँ तक की बात आप टेपिटम की याद रखें। एक बात आपको यहाँ ये याद रखनी है कि स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है। मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा यहीं पे बता दूं। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी पाचक एंजाइम से अपघटित नहीं होता। चाहे आप इस पे एसिड डाल दो, क्षार डाल दो, कितने भी टेम्परेचर में रख लो, कितना भी ठंडा कर लो, लेकिन ये विघटित नहीं होता है। तो ये एक तरह से प्रतिरोधी प्रकृति का होता है। जब परागकण के चारों तरफ आता है तो उसकी सुरक्षा करता है। इसके बारे में और आगे देखेंगे। तो यहाँ तक की बात मैं मानता हूँ बेटा आपकी क्लियर है। आपका जो पहली कोशिका थी परागकोश की, कौन सी? परागकोश भित्ति, उसकी बात हम कर चुके हैं। उसके अंदर हमने 4 तरह की परतें पढ़ी हैं। सबसे पहली बाह्य परत। बाह्य परत क्या होती है? सबसे भारी आवरण होता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या होती है? एकल परत होती है।
इसकी कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति पर क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज का जमा पाया जाता है, जिसके कारण यू आकार की रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, नमी अवशोषित करने का काम करती हैं। तो उसका अवस्था में ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है। फिर आती है तीसरी लेयर, मिडल लेयर जिसे हम कहते हैं। तो मध्य स्तर जो होता है वो 3 या 4 परतों का बना होता है। इसकी कोशिकाएं ऐसी होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहती हैं, मतलब नष्ट हो जाती हैं ये। और लास्ट में आती है आपकी टैपिटम। टैपिटम के बारे में आपने अभी देखा, ये सबसे भीतरी होता है, पोषण करता है। 2 प्रकार होते हैं इसके, दोनों प्रकारों में से क्या काम होता है, बाह्यचोल बनाने का काम होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरी कोशिका होती है जिसे हमने बीजाणु जन कोशिका नाम दिया था। क्या नाम दिया था, बीजाणु जन कोशिका। इसकी बात भी देखें साहब, ये क्या है, इसके बारे में बताया था बेटा मैंने आपको, स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस स्पोर बनाने वाली सेल है, बीजाणु जन कोशिका होती है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपके लिए बता चुका हूँ। देखो ये जो होती है इसका निर्माण होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से। पूरी कहानी एक बार दोबारा सुने। एक संरचना होती है PSC, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या तो सीधे सीधे या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट क्या बना लेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी, या फिर पहले इस प्राथमिक बीजाणु कोशिका से इसमें सूत्रीय विभाजन होगा। सूत्रीय विभाजन से क्या बनेगा, बीजाणु जन कोशिका बनेगी, और बीजाणु जन कोशिकाओं से बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, और फिर इससे क्या बनेगा, आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किससे होता है, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका से होता है। इसके बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका का एक छोटा सा काम है कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु का। और लघु बीजाणु का एक और नाम होता है परागकण, पोलन ग्रेन। तो लघु बीजाणु का निर्माण किससे होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। यहाँ तक की बात हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में मैं आपके लिए एक और छोटी सी चीज समझाने वाला था कि एक बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे तो सूत्रीय विभाजन हुआ था, आपके लिए बता दूं कि ये जो कोशिका है बेटा 2n है, ये भी 2n है, सब ये कैसी हैं 2n है, लेकिन ये जो कोशिका बनी है ये कैसी है, n है। तो यहाँ तक तो आप नॉर्मली सूत्रीय विभाजन कर सकते हो, समसूत्री होता है, संख्या बढ़ाने के लिए काम आता है। लेकिन यहाँ पे 2n से n बनाने के लिए कौन सा विभाजन काम आएगा, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आप जानते हो एक द्विगुणित कोशिका से कितनी अगुणित बनती हैं, 4। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। नीचे देखें, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 4 लघु बीजाणु बनेंगे। और लघु बीजाणु मतलब क्या है, परागकण है, दोबारा बता रहा हूं। अब इसी चीज को आपको समझना है, बीच में कौन सा विभाजन हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं सब मियोसिस फर्स्ट या और सेकंड हुआ, दोनों विभाजन के बाद में कितनी होंगी, 4 होंगी। अब इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं बेटा कभी कभी। देखो सवाल कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। 100 परागकण प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। इस टॉपिक को मैं पूरा मिटा करके दोबारा समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखें ये जो चीजें मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लिया करो, लिख लिया करो अपनी कॉपी में, और उसके बाद स्वयं नोट्स बनाने का प्रयास किया करो। देखो हमने यहाँ पे बात की है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितनी लघु बीजाणु बनेंगे, 4। तो सीधी सी बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने अभी बोला है
100 परागकण प्राप्त करने के लिए 100 परागकण प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या करोगे, आपको पता है एक लघु बीजाणु से कितनी बन रही है, 4 बन रही है। तो सीधी सी बात है, हमें कितनी चाहिए, 100। तो 100 में किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे और कितनी आ जाएंगी, 25। अब शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, जब भी आपसे अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या पूछे, विभाजनों की संख्या पूछे, तो आपको क्या कर देना है, 4 का गुणा कर देना है, सॉरी 4 का भाग देना है इसमें जो संख्या आपके लिए दी हुई है, ठीक है। और अगर आपसे परागकणों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, 4 का गुणा कर देना है। एक देखें, गुणा वाला ये तो भाग का हो गया। गुणा वाले में हम क्या करेंगे कि मान लो आपसे कहा जाता है कि किसी भी परागकोश के अंदर 100 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तो आप बताइए कि उसके अंदर कितने परागकणों का निर्माण होगा। तो 100 परागकणों, 100 अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं, 100 मियोसिस हो रहे हैं, और जब 100 मियोसिस होंगे तो 100 × 4 कितने परागकण बनेंगे, 400। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल एक ट्रिक आपको याद रखनी है, जब अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या पूछे तो 4 का भाग, और जब परागकणों की संख्या पूछे तो 4 का गुणा कर देना है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका परागकोश का उद्भव और इसकी संरचना का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। कौन सा टॉपिक है, लघु बीजाणु जनन। देखें क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लघु बीजाणु जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मतलब लघु, स्पोरो मतलब बीजाणु, जेनेसिस मतलब जनन। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। देखें, नॉर्मल सी बात है, लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। लघु बीजाणु किससे बनेगा, नॉर्मल सी बात, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनेगा। किससे बनेगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। परिभाषा हमें इसकी कैसे याद रखनी है, इस चीज को आप समझें। तो देखिए बेटा, आपके पास आपने पढ़ा है कि परागकोश होता है। परागकोश में क्या होती हैं, लघु बीजाणु धानियां होती हैं। लघु बीजाणु धानी होती है। लघु बीजाणु धानी में क्या बनता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। तो यहाँ तक की बात से हम परिभाषा बनाएंगे इसकी। देखो, परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणुधानी में उपस्थित या लघु बीजाणुधानी में पाए जाने वाली लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब एक और बात समझे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी, 2n की, और ये n है। तो 2n से n बन रहा है, तो विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री। एक और लाइन बढ़ा सकते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन। हम इसको यहाँ से यहाँ तक भी परिभाषा बना सकते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और नॉर्मल परिभाषा अगर आप पूरी देना चाहें तो परागकोश में स्थित लघु बीजाणुधानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से
लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। नॉर्मल सी बात, समझ में आया? क्लियर है? आगे देखो। अब आपको इसके अंदर क्या देखना है, एक छोटी सी बात समझनी है, आप अपनी कॉपी में उतार लें। अब मैं अगली चीज आपके लिए बताने जा रहा हूँ। जब भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, तो मैंने आपके लिए अभी बताया है कि एक से कितनी बनेगी? 4 लघु बीजाणु बनेंगे। और ये 4 जो लघु बीजाणु बने हैं वो बेटा लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में रहते हैं। किसके रूप में? लघु बीजाणु चतुष्क। मतलब 4 लघु बीजाणुओं का समूह एक साथ होता है। इसे हम पराग चतुष्क भी कहते हैं। पराग चतुष्क। चतुष्क का मतलब 4 का समूह, पराग मतलब परागकण, लघु बीजाणु मतलब लघु बीजाणु। देखो कैसे, मान लो ये है, इसके अंदर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा? 4। तो इस तरह का एक चतुष्क होता है जिसमें परागकण या लघु बीजाणु स्थिर होते हैं। बात क्लियर है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होगा किस रूप में? चतुष्क के रूप में। बात क्लियर? आगे बढ़ो। अब बात करते हैं बेटा इसके प्रकार। किसके प्रकार? चतुष्क के प्रकार, पराग चतुष्क के प्रकार। देखें, ये आपका मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है इसका सम चतुष्फलकीय। कैसा? सम चतुष्फलकीय है, नॉर्मल चतुष्फलकीय हम किसको कह सकते हैं? तो देखो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से इसकी संरचना होती है। जब आप इसको सामने से देखोगे तो आपको इसमें 4 दिखाई नहीं देंगे, आपको केवल इसमें 3 दिखाई देंगे। कितने? 3। ठीक है, इस तरह की अगर संरचना होती है तो वो होगी समचतुष्फलकीय। और ऐसी संरचना ज्यादातर द्विबीजपत्री पौधों के अंदर होती है। द्विबीजपत्री पौधों के अंदर होती है। इसके बाद आप आगे देखो, दूसरे नंबर पे आता है आपका सम द्विपार्श्विक। कैसा? सम द्विपार्श्विक। सम द्विपार्श्विक ऐसा प्रकार है बेटा जिसमें आपको सामने से भी अगर देखोगे तो आपको चारों के चारों दिखाई दे जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था होती है, तो ये क्या कहलाता है? सम द्विपार्श्विक। और ऐसा होता है ज्यादातर एक बीज पत्री पादपों के अंदर। बात क्लियर? तीसरा प्रकार होता है क्रॉसेट। तीसरा प्रकार क्या होता है? क्रॉसेट। अब क्रॉसेट को कैसे समझे? क्रॉसेट में क्या होता है बेटा, देखो 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो दो तो इस तरह से एक दूसरे के बगल में, और एक आगे और एक इसके पीछे होता है। यहां तक की बात क्लियर? तो दो दो के ग्रुप में समकोण बनता है इनके अंदर क्रॉसेट में। 2 ऊपर से देखने पर दिखेंगे और सामने नीचे वाला केवल एक दिखेगा, एक इसके पीछे। बात क्लियर? इसका एग्जांपल होता है मैग्नोलिया। इसका एग्जांपल क्या होता है? मैग्नोलिया। मैग्नोलिया को इंग्लिश में हम कैसे लिख सकते हैं? मैग्नोलिया। अब नेक्स्ट देखें, अगला चौथे नंबर पे आता है आपका रेखीय की बात करें हम। पहले बात कर लेते हैं किसकी? रेखीय। और रेखीय के अंदर कैसा होगा? सभी रेखाओं में पाए जाएंगे, एक सीधी लाइन के अंदर ये पाया जाएगा। और ये जो सीधी लाइन होगी, एक मिनट बेटा, देखो बेटा रेखीय की हम बात कर रहे थे, तो रेखीय में सभी परागकण या सभी लघु बीजाणु एक सीधी रेखा के अंदर होते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो है हेलोफिला। हेलोफिला। और इसके बाद में लास्ट बचता है 5वें नंबर का, जिसका नाम है टी शेप्ड या टी आकार का। कैसा? टी आकार का। टी आकार के में क्या होगा? देखो 2 तो अनुप्रस्थ और 2 लंबवत। इस तरह की जो व्यवस्था होती है तो ये कहलाते हैं टी आकार के। और इसका एग्जांपल होता है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया। इन सभी के आपको एग्जांपल याद रखने हैं और इनकी संरचना आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो।